Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the ozone depletion and its effects. So this is the class 10. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन और उसकी जो असरात है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओजोन ओजोन क्या चीज़ है? ओजोन इज a tropic form of oxygen consisting of 3 chemically bonded oxygen atoms. तो ओजोन क्या चीज़ है? ओजोन जो है ना ये इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ये क्या है? ओजोन मतलब इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कंसिस्टिंग ऑफ 3 केमिकली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स। तो ओजोन जो है ये 3 ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल होता है और ये इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। It was Chopin in 1840 who found that when an electric discharge was passed through oxygen's air, a new gas of strong smell is formed. He named the new gas as a ozone. तो शोम्बिन ने 1840 में ये दरियाफ्त किया कि जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हैं ऑक्सीजन यानी हवा में से, तो एक न्यू गैस जो है जन्म लेती है जिसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी एक नई अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हवा में से पास करते हैं, ऑक्सीजन में से पास करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला गैस पैदा हो जाता है। तो उसको फिर इन्होंने जो नाम दिया था वो ओजोन का नाम दिया था उस गैस को, विच इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक। ओजोन क्या है? ओजोन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओजोटर मीनिंग स्मेल। तो ये लिया हुआ है ओजोटर, इसी का मतलब है स्मेल, यानी स्मेल इसका मतलब है। एंड द नेम ओजोन वाज गिवन ड्यू टू इट्स इरिटेटिंग ऑर्डर। तो ओजोन को भी इसलिए नाम दिया क्योंकि इसकी जो बदबू होती है वो काफ़ी इरिटेट करती है, तंग करती है इंसान को, तो इसलिए उसको ओजोन का नाम दिया गया। The molecular formula of ozone is O3 and the molar mass is 48 ग्राम पर मोल। तो ओजोन का जो फार्मूला है वो क्या है? O3, इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं और इसकी जो मोलर मास है वो 48 ग्राम पर मोल है। The ozone gas in stratosphere combines and forms a layer called the ozone layer. The ozone layer saves the earth and the living organism from harmful ultraviolet radiation of the sun. अब ओजोन जो लेयर है उसकी फ़ायदे क्या है? एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन लेयर मौजूद है तो दी ओजोन गैस ये स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद होते हैं, तो ओजोन लेयर एक बना लेता है। यानी ओजोन लेयर जो है जो O3 से बना होता है, तो ये क्या करता है? ज़मीन को महफूज रखता है। किस चीज़ से महफूज रखता है? यानी जो ज़मीन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से आ रही होती है उनके हार्मफुल इफेक्ट से उनको महफूज रखता है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से आ रही होती है वो जो ज़मीन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्म करेगी, उनको डैमेज करेगी। तो इसलिए जो है वो ओजोन जो लेयर है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम रेडिएशन ऑफ सन, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। Interesting fact, so if all the ozone around the earth's surface is condensed, it will form a layer of 2.5 mm thickness on the earth surface. तो अगर ओजोन जो उसकी जो लेयर है उसको अगर हम कंडेंस करें या वो कंडेंस हो जाए किसी वजह से, तो फिर वो क्या करें, क्या होगा? फिर 2.5 mm जो है ये थिक लेयर जो है ना बना देगा ज़मीन की सरफेस के ऊपर या इर्द गिर्द। यानी ज़मीन की सरफेस के ऊपर ये 2.5 mm की थिक लेयर बना देगा। ओजोन की जो प्रॉपर्टीज है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओजोन गैसेस,
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है, जो अक्रेंस है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी जो 30 किलोमीटर तक हो, ज़मीन से अगर हम ऊपर जाए तो 30 किलोमीटर तक जो डिस्टेंस है वहाँ तक ये, वहाँ पर ये मौजूद होता है। 30 किलोमीटर की है ना रेंज में वहाँ पर मौजूद होता है। अगर हम 30 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है उसमें ये ओजोन की लेयर मौजूद होगी। सेकेंड है एलोट्रॉपिक। तो ये क्या है, एलोट्रॉपिक ऑफ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ओजोन क्या है, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। तो कलर उसका क्या है, ब्लैश कलर है इसका। और ऑर्डर क्या है, यानी इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स इरिटेटिंग, तो इसकी जो ऑर्डर है तो ये क्या है, यानी जो इसकी जो बदबू है वो इरिटेटिंग है। तो इसके अलावा सॉल्युबिलिटी जो है क्या है इसकी, जो ये पांचवी इसकी खूबी है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल होता है। और इसके अलावा ये टर्पेंटाइन ऑयल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो इनमें ये जो ओजोन है ये इजीली हल हो जाता है। इसके अलावा ये लिक्विफाइड, यानी इसकी लिक्विफिकेशन किस टेम्परेचर पर होती है, -112 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी लिक्विफिकेशन होती है और पेल ब्लू कलर लिक्विड फिर इसका बन जाता है। नंबर 7 है इफेक्ट ऑन रबड़। तो अगर हम ओजोन को रबड़ के ऊपर डाल दें तो ये क्या होता है, हार्डन द रबड़, रबड़ को सख्त बना देता है। टायर्स एंड प्रोड्यूसेस क्रेक्स ऑन इट। तो अगर हम इसको रबड़ के ऊपर डाल दें तो रबड़ को सख्त बना के उसके ऊपर क्रेक्स उसमें क्रेक्स डाल देते हैं। तो ये क्या है, इसके इफेक्ट्स हैं ऑन रबड़। तो अकरेंस ऑफ ओजोन, ओजोन कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर देखा जाए तो ओजोन इज प्रेजेंट इन दी लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर एंड आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। तो ओजोन जो है ये जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है उसमें पाया जाता है, इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। इन द एटमॉस्फेयर इट्स कंसंट्रेशन रीचेस टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ 10 ppm। यानी एटमॉस्फेयर में जो इसकी कंसंट्रेशन है ओजोन की वो 10 ppm तक जाती है। तो इसके अलावा इसकी जो है ओजोन फॉर्मेशन, ये बनता किस तरह है, ओजोन इज फॉर्म नेचुरली बाय केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग solar ultraviolet radiation and oxygen molecules which makes up 21% of the atmosphere। तो ओजोन जो ना ये इसकी जो बनने का तरीक़ेकार है वो ये, तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट पड़ जाए तो ये 2 ओजोन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन अकर्स इन 2 स्टेप्स। जो ओजोन की जो फॉर्मेशन है वो 2 स्टेप्स में होती है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, इन फर्स्ट स्टेप सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक्स अपार्ट वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 2 हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम्स। तो पहला स्टेप है उसमें जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है तो उसको फिर 2 हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर लेती है। जिस तरह ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ गए सूरज से जो आ रहे होते हैं, तो उन्होंने ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये होता है कि ईच ऑफ दिस हाईली रिएक्टिव जो एटम्स है कंबाइंस विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एन ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है, यानी ये 2 ऑक्सीजन एटम बन गए, तो उनमें से जो एक ऑक्सीजन एटम है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है। तो उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में तो ये क्या बनाता है, ओजोन बनाता है, O3। तो दिस रिएक्शंस अकर कंटिन्यूसली whenever ultraviolet radiation is present in the stratosphere। तो ये रिएक्शन जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, क्योंकि ओजोन भी स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है और वहाँ पर मौजूद होता है। तो इसके अलावा एज ए रिजल्ट द लार्जेस्ट ओजोन प्रोडक्शन अकर इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जिसके नतीजे में जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर की जो यानी ओजोन की लेयर बन जाती है जो कि
स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में मौजूद होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये हमारे पास ये सूरज है, ये सूरज सन। तो ये सन जो है यहाँ से क्या आ रही होती है, अल्ट्रा वायलेट ये जो रेडिएशन है ये आ रही है, यानी ये जो है ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो आ रही है, ये सारी ऊपर जो। तो अब ये क्या करते हैं, ये स्टेप 1 में जो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर जब ये लग जाते हैं तो ये ऑक्सीजन यानी O2, अगर हम इसको कहें O2, ये क्या है, O2 है, यानी यहाँ पर ये O2 है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये वाली, यानी यहाँ पर अगर इसको हाईलाइट कर ले तो ये जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर लग गए, यानी यहाँ पर। तो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, ये उसको ना ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट करता है, यानी ये ऑक्सीजन एटम एक बन गया और यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन एटम एक बन गया, यानी यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम बन गया, उसके बाद ये बन गया। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स क्या है बन गए। अल्ट्रावायलेट लाइट जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ गए तो उसके बाद क्या होता है, ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन एटम्स है जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जो ऑक्सीजन एटम्स है ये वाले, यानी ये फिर क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाता है, ये मिल जाता है, यानी ये भी जो ऑक्सीजन एटम है ये इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये क्या बन जाता है, ओजोन O3। ये क्या है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है O3, यानी ये ओजोन हमारे पास बन गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास ओजोन बन गया, यानी ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है। तो ये इसी तरह जो ऊपर वाला स्टेप है वो भी ऐसी है कि ऑक्सीजन एटम है, इस तरह ये वाला हम पहले पढ़ चुके। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, ये O2 के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, ओजोन O3 यानी बना लेता है, ये इस तरह O3 बन गया। तो ये हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीजन ओजोन जो है ना ये बन गया। तो यानी मुख्तसर ये कि ओजोन कैसे बनता है, ओजोन 2 स्टेप्स में बनता है। पहले स्टेप में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज से आ रही होती है, जो यूवी रेडिएशन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है, तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो एटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिल जाता है, तो जिसके नतीजे में ओजोन बन जाता है, O3 बन जाता है। तो ये जो है ओजोन फॉर्मेशन है ये 2 स्टेप्स में होता है और ये स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वहां पे बनता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर कैसे यानी डैमेज होता है, कैसे उसकी डिप्लीशन होती है, और अगर उसकी डिप्लीशन हो जाए तो उसके असरात क्या पड़ते हैं। तो द लेयर ऑफ ओजोन गैस protects us from the harmful ultraviolet radiation of the sun। तो ओजोन जो लेयर है वो हमें जो सूरज की मोजर शाया होती है अल्ट्रावायलेट वो से उनसे ज़मीन पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बचाते हैं। तो द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन इन stratosphere below its normal or natural level is termed as a ozone depletion। यानी ये बता रहे कि जो अगर ओजोन की जो कंसंट्रेशन है अगर वो उसकी जो यानी जो ओजोन की कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम हो जाए, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में वाक़ होता है, तो नॉर्मल लेवल से कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ओजोन डिप्लीट हो गया, यानी ओजोन फिर डैमेज हो गया। जो पहले हमने पढ़ा है कि जो ओजोन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो उस कंसंट्रेशन से अगर ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि ओजोन की डिप्लीशन हो गई, यानी ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में कम हो गई।
इसकी डिप्लीशन हो गई। ओजोन लेयर डिप्लीशन रिफर्स टू द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन की जो डिप्लीशन है वो क्या होता है, वो जो ओजोन लेयर है वो पतला हो जाता है, विच अलाउस मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रीच द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ज़मीन पर पहुंच जाती है। तो द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लीशन इज कॉल्ड ओजोन होल। तो जहाँ पे ओजोन की डिप्लीशन होती है उस रीजन को हम कहेंगे कि ओजोन होल, यानी ओजोन में सुराख हो जाता है। इसको यानी बेसिकली जो ओजोन में सुराख हो जाता है उसका मतलब ये है कि ओजोन की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से फिर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो ज़मीन पे पहुंच जाती है। काजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये ओजोन की जो लेयर है वो किस वजह से इसकी डिप्लीशन होती है, यानी ओजोन में सुराख कैसे बनता है। Things that lead to destruction of the ozone gas in the ozone layer depletions are the production and emission of chlorofluorocarbon CFCs. This leads to the almost 80% of the total ozone layer depletion. तो ये बता रहे कि जो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन की वजह है वो क्या है। तो ओजोन लेयर बेसिकली किस वजह से डिप्लीशन की होती है, अगर क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है ये पैदा हो जाए और ये प्रोड्यूस हो जाए, ये और ये प्रोड्यूस किस वजह से होते हैं, यानी ये जो है ना थिंग्स दैट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन गैस इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन आर द प्रोडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ फ्लोरो। तो CFC की जो प्रोडक्शन होती है तो उसकी वजह से ये क्या होता है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। तो ये 85% तक जो है ना ओजोन को डिप्लीट करता है, यानी इसको डैमेज करता है। तो इसके अलावा बिसाइड दिस मेनी अदर सब्सटेंसेस CFCs के अलावा जो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अलावा और भी सब्सटेंसेस है जो ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनते हैं और विच लीड्स टू दी ओजोन लेयर डिप्लीशंस आर वो क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनता है। एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs, तो ये जो है ना HOFCs और VOCs जो है ये भी और ये वो सब्सटेंसेस जो ओजोन की लेयर की डिप्लीशन का बायस बनते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर फाउंड ऑन इन वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये क्या है, वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन, यानी जो हम गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, जब गाड़ियाँ सड़कों पे चलती हैं तो वहाँ से ये जो है ना ये चीज़ें निकलती है, एग्जॉस्ट जो साइलेंसर होता है, जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से जो गैसेस निकलती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ होती है VOCs और HCFCs। तो ये जिसकी वजह से ओजोन की डिप्लीशन होती है। अभी जैसे यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर ये CFCs है, HFCs है, VOCs है, तो ये फिर क्या है, ये गैसेस यहाँ पर ये पहुँच रही है उसमें जो है ओजोन लेयर में, ये ओजोन लेयर है, तो ये भी यहाँ पर पहुँची तो फिर ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर लेती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये इसको डैमेज हुआ है ओजोन लेयर, ये गैसेस यहाँ पर जा रही है, तो ये सब्सटेंसेस यहाँ पर जा रही है, तो ये जैसे यहाँ पर पहुँचती है तो ये ओजोन लेयर को उसमें सुराख कर देती है। अब ये जब सुराख हो जाए तो ये सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो यहाँ से पास होकर इस सुराख में से ज़मीन तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करती है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी ये जो ये चीज़ें जो CFCs है और सब्सटेंसेस है VOCs है, ये यहाँ से यहाँ पर भी पहुँच गई है ओजोन लेयर में। तो जब यहाँ से पहुँच गई तो ये यहाँ पर इन्हें सुराख कर दिया है। अब ये सुराख जो है ये भी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो भी इसको यहाँ से पास होंगे तो वो ज़मीन पर पहुँचेंगे, और इसी तरह जब ये ज़मीन पर पहुँचेंगे तो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करेंगे। तो ये है काज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। उसके बाद जो एग्जॉस्ट यानी जो 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 गाड़ियों का एग्जॉस्ट उसमें उसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल जो चलती तो उसमें भी
मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जो सब्सटेंस होते हैं जो ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा एरोसोल एंड रेफ्रिजरेंट्स इसमें भी ओजोन डिप्लीशन वाले सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। तो ऑल दिस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस रिमेन स्टेबल इन द लोअर एटमॉस्फेयर रीजन। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनते हैं ये जो लोअर एटमॉस्फेयर रीजन है उसमें स्टेबल होते हैं। बट एज दे रिच द स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे ही ये स्ट्रेटोस्फेयर पहुंच जाते हैं दे आर एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहाँ पर यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है वहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट रेस को ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है इसके बाद फिर दिस लीड्स टू देयर ब्रेक डाउन एंड रिलीजिंग ऑफ फ्री क्लोरीन एटम्स। तो फिर उसमें क्या होता है ये फिर उस यानी ये क्या करते हैं दिस लीड्स टू ब्रेक डाउन एंड रिलीजिंग ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर फिर ये क्या करते हैं ये ब्रेक डाउन का बायस बनते हैं और वहाँ से फिर क्लोरीन एटम्स खारिज होते हैं। तो विच रिएक्ट्स विद ओजोन लेयर। और क्लोरीन एटम अगर जो है ओजोन गैस यानी ओजोन लेयर के साथ मिल जाए तो उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं फिर ये क्लोरीन एटम्स जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का बायस बनते हैं। यानी जो क्लोरीन एटम्स है वो ओजोन लेयर को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट लाइट हिट्स a chlorofluorocarbons CFC molecules such as CFCl3 breaking of chlorine atoms and leaving CFCl2। अब ये यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये सूरज से आ रही है, ये देखें ना सूरज से यहाँ पर ये आ रही है। तो ये जो सूरज से आ रही है तो उससे क्या होता है यहाँ पर ये क्लोरीन जो है जिस तरह हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट हिट्स लाइट हिट्स द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC मॉलिक्यूल सच इज CFC3 ब्रेकिंग ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर इन्होंने यानी ये क्लोरीन को ब्रेक कर दिया है। तो ये CFCl3 ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ गई तो उससे क्या हुआ क्लोरीन जो है ना ये एटम यहाँ से निकल गया, ब्रेक हो गया। तो जैसी क्लोरीन यहाँ से यानी ये क्या है CFCl3 ये CFCl3 है। तो यहाँ से क्लोरीन एक क्लोरीन जो यहाँ से निकल गया। तो ये जो क्लोरीन निकल गया तो उस क्लोरीन ने फिर आगे क्या करना है उस क्लोरीन ने फिर आगे द क्लोरीन एटम अटैक्स इन ओजोन। क्लोरीन एटम क्या करता है ओजोन की जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक कर लेता है। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन है और ये ओजोन की लेयर है तो अब इसने इसको ऊपर अटैक कर लिया है। तो फिर क्या होता है उससे क्या होता है पुलिंग एन ऑक्सीजन एटम ऑफ ईट एंड लिविंग एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जब क्लोरीन यहाँ पर ये रिएक्शन कर जाता है ओजोन के ऊपर ये यहाँ पर ये ये ओजोन लेयर है तो उससे क्या करते हैं एक ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। और जब एक ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं तो उसके नतीजे में फिर क्या सूरत हाल बन जाती है उसके नतीजे में जो सूरत हाल बन जाती है वो ये कि O3 की बजाय फिर ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम निकल जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रह जाता है। यानी यहाँ पर यही समरी दिया हुआ है समरी यहाँ पर समरी ऑफ द रिएक्शंस। अब ये CCl3F इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ गए तो उसने एक क्लोरीन को बाहर निकाल लिया। अब ये क्लोरीन फिर क्या करते हैं ओजोन के ऊपर अमल कर जाता है। तो ओजोन से फिर क्या करता है ClO यानी ऑक्सीजन को अपने साथ मिला रहता है क्लोरीन और आगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेकर रिलीज हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है Cl+O क्लोरीन फिर ऑक्सीजन एटम के साथ भी ये मिल जाता है तो ClO बन जाता है। तो ये रिपीटेड मेनी टाइम्स ये प्रोसेस कई बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर ये कि द क्लोरीन एटम
and the oxygen atom joins to form a chlorine monoxide molecule. तो ClO यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके बाद क्या है, द फ्री ऑक्सीजन जो O2 की सूरत में होता है, द फ्रू नहीं है जो फ्री ऑक्सीजन एटम जो O की सूरत में होता है, तो ए फ्री ऑक्सीजन एटम पुल्स द ऑक्सीजन एटम ऑफ द क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म O2। तो जो फ्री ऑक्सीजन जो एटम होते हैं, पुल्स ऑक्सीजन एटम्स ऑफ, यानी वो ऑक्सीजन एटम को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन जो यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड सेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है। जैसे यहाँ पर ये ClO यहाँ पे बन गया, ClO यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो उसके बाद क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ क्या माल होता है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, तो इसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन एटम है ये रिएक्शन करके फिर उसको निकाल लेता है, ऑक्सीजन को क्लोरीन से क्या इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है, यानी ऑफ कर देता है। तो उसके नतीजे में फिर दोबारा क्या रह जाता है, अब ये यहाँ पर ये ऑक्सीजन यानी ये ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए, अब क्लोरीन फिर रह गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए, तो उसके नतीजे में क्लोरीन फिर क्या रह गया, क्लोरीन दोबारा फ्री हो गया, यहाँ पर ये क्लोरीन फ्री हुआ है, तो यानी ये क्लोरीन जो है ना ये फ्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पर इनके साथ मिल जाता है। तो अब ये भी क्लोरीन यहाँ पर ये फ्री हो गया, तो इस क्लोरीन ने फिर यहाँ पर रिएक्शन करके ओजोन की जो लेयर है ये वाली, इसको रिएक्शन करके फिर क्या करना है, फिर उनसे ऑक्सीजन को निकालना है, और ऑक्सीजन को निकाल के क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाना है, और फिर उसके बाद दोबारा वो जो ऑक्सीजन एटम है उसने फिर यानी ऑक्सीजन को निकाल के क्लोरीन मोनोऑक्साइड से फिर क्लोरीन को फ्री करना है। इसी तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, और ओजोन लेयर की डिप्लीशन का बायस बनता है, यानी ये कि ये जो है ओजोन लेयर को डैमेज करता है। तो ये क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, रिएक्शन मैकेनिज्म। Ozone layer depletion due to noxes. Three types of oxides of nitrogens are found in atmosphere. एटमॉस्फेयर में तीन किस्म की जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, तो उसमें पहला है NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, तो उसके बाद है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीन किस्म की जो ऑक्साइड्स हैं ये एटमॉस्फेयर में बन जाते हैं। These oxides may react with ozone photochemically and causes its depletion. तो ये तीन किस्म के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे जो ये वाला है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो, तो इसके ऊपर जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो फिर क्या बन जाता है, NO ये एक्टिव उसमें हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है। तो ये फिर ये जो NO है, NO ये क्या करते हैं, ये ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है O3, तो उसके नतीजे में NO2 बनता है। तो NO2 क्या चीज़ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, और साथ में जो है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। यानी बेसिकली ये जो ओजोन लेयर है ये अब ये क्या हुआ, डिप्लीट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, NO पे HV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने अटैक कर दिया, तो उसके नतीजे में NO बन गया। अब इस NO ने इसके ऊपर ओजोन लेयर के ऊपर अटैक कर दिया, तो इसने फिर एक ऑक्सीजन को निकाल के NO2 बना दिया और ऑक्सीजन को फ्री कर दिया। तो जिस तरह क्लोरीन रिएक्ट कर रहा था, इसी तरह जो NO है वो भी ओजोन की तबाही का बायस बनता है, या डिप्लीशन का बायस बनता है। तो NO क्या चीज़ है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। उसके बाद है ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो द एटॉमिक ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। O2 अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है,
उसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन एटम्स, दो ऑक्सीजन एटम्स बन जाते हैं। तो इन दो ऑक्सीजन एटम्स को हम क्या कहेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन्स। तो ये इसमें जो हर एक हो, यानी ये भी नेसेंट है ऑक्सीजन एटम है, और ये भी नेसेंट ऑक्सीजन एटम है। दिस atomic oxygen is very important and consumes about 18% of the ozone found in the atmosphere। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये वाले, और ये क्या करता है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है दो, या नेशनल ऑक्सीजन, ये 18% ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, कंज्यूम करता है। तो कैसे करता है, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट इसने अटैक कर दिया, सूर्य से जो आ रही होती है, तो ये दो ऑक्सीजन एटम बन गए। अब इनमें से जो हर एक ऑक्सीजन एटम है वो क्या करते हैं, ये इस तरह ये क्या करते हैं, यानी ये जो ऑक्सीजन एटम यहाँ से जो ये क्या करेगा, ये इस ओजोन O3 जो है, ये ओजोन लेयर उसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में अटैक करेगा और उसके नतीजे में दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी बेसिकली O3 O2 में कन्वर्ट हो गया, तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो गई। इसी तरह ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर उनकी वजह से भी ओजोन की डिप्लीशन होती है। कैसे होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अंडरगोज फोटोकेमिकल रिएक्शंस विद ओजोन एंड कॉजेस इट्स डिसोसिएशन एज, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ये भी ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनता है, और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है इसके साथ। यानी अगर ये HV की मौजूदगी, यानी सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो ये है क्या है, सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कर रहा है, तो उसके नतीजे में ये क्या बनता है, SO2 बन जाता है। ये और ये ही जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, ओजोन को अटैक कर लेता है। तो ये ओजोन को अटैक कर लेता है अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में, तो फिर क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन जाते हैं। यानी बेसिकली ये जो ओजोन की लेयर है, ये जो ओजोन की लेयर है ये जब इसको अटैक कर लेता है तो इसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। क्योंकि अब यहाँ पर, क्योंकि प्रोडक्ट में ना यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना हुआ है और यहाँ पे ओजोन का नामो निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये हो कि ओजोन डिप्लीट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ओजोन की जब लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर उसके जो असरात होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो ये बताया गया एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट कॉजेज द कैंसर, यानी जब ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाती है तो सूरज से जो यूवी रेडिएशन होती है वो ज़मीन पर पहुंच जाती है। तो उसके नतीजे में ये देखिए ना, यहाँ पर ये कैंसर लगा हुआ है, ये चेहरे पर ये कैंसर लगा हुआ है, ये इस तरह का चेहरे को डैमेज करता है, और यहाँ पर ये चेहरे पे मुख्तलिफ किस्म के जख्म बने हुए, डॉट्स निशान बने हुए। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से पैदा होते हैं। यानी जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है, उसमें सुराख हो जाता है, तो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इंसानों के ऊपर पड़ती है, तो उसके नतीजे में ये मुज़र सेहत असरात जो है ना सेहत के ऊपर मुरतब हो जाते हैं। The depletion of ozone layer allows the entering of ultraviolet radiation from the sun into the earth's atmosphere, and this is associated with the number of health or related or environmental issues. Some of its major impacts are living things are given below। तो यहाँ पर दिया गया है कि स्किन कैंसर, exposure to ultraviolet radiation from sun leads to increased risk of several types of skin problems. In minor cases, it causes sunburn, but in major cases, damage the skin tissues and
कॉजेज स्किन कैंसर। तो ये स्किन कैंसर जो यहाँ पर ये हुआ है इसको स्किन कैंसर कहते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से हो रहा है। तो इसके अलावा आई डैमेज, आई को भी डैमेज करता है। अल्ट्रावायलेट जो रेज है रेडिएशन है दिस आर हार्मफुल फॉर आवर आइज। ये हमारी जो आइज है उनके लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोजर कैन लीड टू 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 cataract problems and other related problems. तो ये अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी आंखों के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है तो उनकी भी ये जो प्रॉब्लम्स है कैटरेक्ट प्रॉब्लम्स और दूसरे यानी आइस को भी नुकसान पहुंचाता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तो ये भी क्या करता है आइस को भी डैमेज करता है। इसके अलावा डैमेज टू इम्यून सिस्टम, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी यूवी रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कैसे होता है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन वीकन द response of the immune system and even result in impairment of the immune system in extreme cases। तो हमारा ये जो इम्यून सिस्टम है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ये डैमेज करता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी डैमेज करते हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो अगर ये इंसान जो है ना अल्ट्रावायलेट लाइट को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको एक्सपोज हो जाए तो उनके ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं। यहाँ पर ये बॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये एंड्राइड्स है, ये टॉन्सिल्स है, थाइमस है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज, बोन मैरोस और इंटेस्टाइन, स्प्लिन है, एक्सॉक्राइन लिम्फ मॉडल्स, नोड्स है, ये सारा कुछ है। तो अब ये अपेंडिक्स है और यहाँ पर ये तो ये फिर पैचेस है। तो ये है इंजुनल लिम्फ नोड्स और स्प्लिन है, एक्सॉक्राइन लिम्फ है। तो ये एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट डैमेज जो इन इम्यून सिस्टम। तो यानी अगर ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो ये फिर इस सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा एजिंग ऑफ स्किन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसान के ऊपर चेहरे के ऊपर पड़ जाए इंसान की जो स्किन के ऊपर तो वो उसकी जल्दी एजिंग हो जाती है, यानी इंसान अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा होने लग जाता है। तो एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेस एक्सेलरेट्स द एजिंग ऑफ आवर स्किन। जो यूवी रेडिएशन है वो हमारी स्किन की एजिंग को एक्सेलरेट करता है जिसके नतीजे में यू विल लुक ओल्डर देन योर एक्चुअल एज, जिसके नतीजे में फिर आप जो है ना उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगेंगी। इफेक्ट ऑन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं यूवी रेडिएशन के। तो यूवी रेडिएशन एडवर्सली इफेक्ट्स डिफरेंट स्पीशीज ऑफ amphibians and is one of the major reasons for the decline in number of amphibian species. Its effect it affects them in every stage of their life. तो एम्फीबियंस जो है इनके ऊपर भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एडवर्स इफेक्ट होता है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस को इफेक्ट करता है। one of the major reasons for this is decline in the number of amphibian species। तो यूवी रेडिएशन जो है ना बेसिकली जो एडवर्स इफेक्ट इनका होता है एम्फीबियंस के ऊपर वो ये होता है कि एम्फीबियंस स्पीशीज जो है उनको क्या करता है उनको डिक्लाइन यानी उनको रिड्यूस करना शुरू कर देता है, तो उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इट इफेक्ट्स देम इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये हर स्टेज ऑफ लाइफ में उसको इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑन मेरीन लाइफ, तो जो समुद्री मखलूक़ात हैं उनके ऊपर इनका क्या असर होता है। अल्ट्रावायलेट रेस हैव adverse effect on the marine ecosystem. These rays penetrate into water and kills the microorganisms.
इट इज यानी ये जो यूवी रेडिएशन है ये पानी में अंदर चले जाते हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है पानी के अंदर उनको मार देते हैं। इट आल्सो एडवर्सली इफेक्ट दी फोटो 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 प्लैंक्टन, ये भी इसको ना ये भी क्या करते हैं, ये फोटो प्लैंक्टन को भी एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। और इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स के ऊपर भी काफी इफेक्ट होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज आल्सो इफेक्ट्स द प्लांट्स बाय चेंजिंग द physiological and development process of plants। तो ये प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं और इसकी जो डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती है फिजियोलॉजिकल उनको भी चेंज कर लेता है। लेकिन आल्सो अल्टर द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट स्पीसीज, ये फ्लावरिंग का जो सीजन होता है उसको भी इफेक्ट कर लेता है, यानी पौधों के ऊपर फिर फूल नहीं आते। तो ये है इनके इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये देखें ना, ये जो है इसकी एक्चुअल एज है ये, तो ये अगर यूवी रेडिएशन पड़ जाए तो फिर ये इंसान ऐसे वक्त से पहले बड़ा होना लगता है। ये सेम है, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से इसका चेहरा जो है डैमेज हुआ है, तो ये इसकी एजिंग ज़्यादा लग रही है। Effects on animals. Ultraviolet rays causes serious problems for both humans and animals. Animals और जो है ह्यूमंस के लिए भी ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये बड़ी खतरनाक है। इफेक्ट्स ऑन मटेरियल्स, मटेरियल्स को भी इफेक्ट करता है। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिड्यूस द लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड नायलॉन एटसेट्रा। तो ये जो यूवी रेडिएशन है ये प्लास्टिक के ऊपर या नायलॉन के ऊपर पड़ जाए तो ये उनको भी इफेक्ट करता है। सो अगला है वेज टू ब्रिंग डाउन ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज नॉट समथिंग दैट इफेक्ट एनी स्पेसिफिक कंट्री रीजन। तो ये ओजोन जो लेयर है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक किसी खास जगह तक महदूद होता है, बल्कि ये जो है ना पूरे दुनिया में ज़मीन के ऊपर के पूरी ज़मीन के ऊपर फैला होता है। सो द होल वर्ल्ड इज एक्सपोज टू इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। तो अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी डिप्लेशन हो जाए, तो सारी दुनिया इससे मुतासर हो जाती है, विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ एवरी वन टू टेक द एक्शन टू रिड्यूस ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ये इसके ऊपर हर बंदे की जिम्मेदारी है, हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा लें, ताकि ओजोन लेयर की डिप्लीशन ना हो और सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो फिर ज़मीन के ऊपर ना पहुंच सके। Buying and using recycled products तो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को अगर हम खरीदेंगे और उसको रिसाइकल करेंगे, सेविंग ऑफ एनर्जी, यूजिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन डू a lot in combating ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ये जो कुछ सूरत हाल है जो ओजोन लेयर को उसको कम्पेट होने में क्या करते हैं, ये इसमें मददगार साबित होता है। यानी अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो फिर ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन में काफ़ी हद तक कम्पेट होगा। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम यूज़ करेंगे, अगर हम अपनी गाड़ी यूज़ करेंगे तो जारी बात है वो गाड़ियों की मकदार बढ़ेगी, तो वो जो एग्जॉस्ट होगा, ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट होगा उससे जो सब्सटेंसेस निकलेंगे जो यानी ओजोन की डिप्लेशन का बायस बनते हैं। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो वो जो मोबाइल एग्जॉस्ट है वो कम हो जाएगा और ओजोन की जो लेयर है काफ़ी हद तक डिप्रेशन से बच जाएगा। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? जो अर्थ
यानी ज़मीन की जो सरफेस का टेम्परेचर अगर एवरेज से बढ़ जाए, यानी ज़मीन, दूसरे अल्फाज में ज़मीन गर्म हो जाए अपनी एवरेज से, तो फिर क्या होता है, बोथ लैंड एंड वाटर, पानी और ज़मीन दोनों, तो इसके साथ एटमॉस्फेयर भी, तो उसको हम कहेंगे क्या है कि ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग उसको कहते हैं। यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, अगर पानी, एटमॉस्फेयर और ज़मीन जो है ना अपनी एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब है दुनिया और वार्मिंग का मतलब गर्म होना। तो दुनिया यानी गर्म होना, यानी जो एवरेज टेम्परेचर से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग इस कास्ट, ये किस वजह से होता है, this is caused by increasing the concentration of greenhouse gases which are mostly produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. तो जब हम जंगलात को काटेंगे, यानी डिफॉरेस्टेशन, अगर हम जंगलात को काटेंगे तो फिर उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम बर्न करेंगे तो फिर उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये जो इंसान की जो यानी एक्टिविटीज़ ज़मीन पे हो रही है, यूनिटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और स्पेशली इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो भी अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्रीन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, यार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और क्या है, O3। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। दिस गैसेस एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस अराउंड द अर्थ। तो ये जो है गैसेस जमीन के इर्द गिर्द एज ए ग्रीन हाउस काम करती है। दिस गैसेस अलाउज द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन टू इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो है गैसेस विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पे इंटर होने देती है, अलाउ करती है। तो बट दे डोंट अलाउ द हीट एंड एस्केप बैक टू द स्पेस। लेकिन ये जो गैसेस है फिर ये ज़मीन के ऊपर एक दफ़ा जब हीट आ जाती है तो फिर उसको वापस नहीं जाने देती स्पेस में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सो दिस इंटरप्टेड हीट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो जब हीट इन हो रही है सूरज से और वापस स्पेस में नहीं जा रही है तो इससे फिर ज़मीन गर्म होगी, एटमॉस्फेयर गर्म होगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुदरती तौर पर होता है। Without a greenhouse effect, life on the earth would be probably not possible. Greenhouse effect की वजह से जिंदगी नामुमकिन है, as the average temperature of the earth would be about -18 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज जो जो ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस है। यानी ज़मीन जो है ना, अगर जो उसका एवरेज टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि ज़मीन जो है ना एवरेज अगर उसका देखा जाए टेम्परेचर है, ये ज़मीन ठंडा है बेसिकली। तो ज़मीन क्या है, बजाते वो ठंडा है, तो ये ठंडा प्लेनेट है रेदर देन द प्रेजेंट 15 डिग्री सेल्सियस। The natural greenhouse effect maintains the Earth atmosphere at a safe level, making it possible for humans and many other life to exist. तो जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या कहते हैं, मेंटेन द अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए सेफ लेवल। तो ये जो अर्थ का जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर, जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसको सेफ लेवल पे बरकरार रखता है, और मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस एंड मैनी अदर लाइफ टू एग्जिस्ट। तो ये फिर क्या करते हैं, उसकी जो ज़िंदगी है मुख्तलिफ किस्म के जो ह्यूमंस है और एनिमल्स उनकी लाइफ को मुमकिन बना देते हैं। However, the human activities have significantly enhanced the greenhouse effect, causing the Earth average temperature to rise. तो इंसान ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहा होता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में
इजाफा होता जा रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. रिसर्च हैज शोन दैट एवरेज टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स. तो पिछली जो फ्यू डिकेड्स है, डिकेड एक 10 साल का होता है, तो फ्यू डिकेड्स यानी 20 या 30 साल में जो है ओवरऑल ग्रीन हाउस ये जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुका है. तो ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. ग्लोबल वार्मिंग जो है ना ज़मीन पे मुख्तलिफ जो प्लेसेस है उनको अफेक्ट करती है. इट इज़ एक्सलरेटिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स. तो ये जो बर्फबारी होती है पहाड़ों के ऊपर ये उनको भी अफेक्ट करती है. तो आइस एंड हिल्स एंड ग्लेशियर्स विच इज काजिंग एन एवरेज राइज इन द सी लेवल. तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पिघल जाए तो उससे पानी आना शुरू हो जाता है. और जब पानी आना शुरू हो जाता है तो उससे जो समुद्रों का जो पानी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है. एंड दिस चेंजेस हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बोथ नेचर एज वेल एज ह्यूमंस. तो ये उसके काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं नेचर के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर. दस द ग्लोबल वार्मिंग इज एडवर्सली अफेक्टिंग द क्लाइमेट, सी लेवल, ओजोन लेयर, crop yield, precipitation of rain and snowfall and health. तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्या है, इसके मुख्तलिफ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. किसके ऊपर होते हैं, क्लाइमेट यानी अब हवा के ऊपर होते हैं, सी लेवल के ऊपर इसके होते हैं, यानी सी लेवल का लेवल जो है बढ़ जाता है, सी का समुद्र का जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है. ओजोन लेयर इसके ऊपर भी इफेक्टिंग का होता है. इसके अलावा क्रॉप यील्ड फसलों की जो पैदावार है उसको भी इफेक्ट करता है. तो ये सारे क्या है, प्रेसिपिटेशन, इसके बाद रेन को भी इफेक्ट करता है, यानी रेन भी बाज़ और स्नोफॉल एंड हेल्थ. तो बर्फबारी और ये जो बारिश जो है उनको भी इफेक्ट करता है. तो ये है ग्रीन हाउस के अपने ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात. तो ये सूरज है यहाँ पर, यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है ज़मीन के ऊपर, ये अर्थ है. तो इससे क्या होता है, जैसे हीट जो पैदा हो रही है, तो ये हीट वापस नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स है? ग्लोबल वार्मिंग इज डैमेजिंग द अर्थ क्लाइमेट एज वेल एज द फिजिकल इन्वायरमेंट. ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मिंग to the environment in several ways. Desertification, increase melting point of snow and ice, sea level rise, stronger hurricanes and cyclones. First is desertification. Increase in temperatures around the world changes the water cycle and rainfall patterns, which causes desertification of certain areas. तो ये जो desertification है, क्या होता है, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाए ज़मीन का, तो इससे क्या होता है, वाटर साइकिल यानी इसमें चेंजेस आती है. और इसके अलावा जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी चेंज होता है. तो जिसकी वजह से कुछ एरिया में जो डिजर्टिफिकेशन हो जाती है, यानी कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर वो जो ज़रख़ीज़ जो ज़मीनें होती है, जो इलाके होते हैं, वो सहरा बन जाते हैं. तो डिजर्टिफिकेशन किसी आबाद ज़मीन को, किसी जगह को सहरा में कन्वर्ट होना, यानी सहरा वो जगह होती है जहाँ पे कोई आबादी वगैरह नहीं होती, कोई फसल वगैरह नहीं होता. तो ये जो रेनफॉल का पैटर्न है, अगर ये चेंज हो जाए, यानी कि बारिश अगर ना हो रही हो, तो वो जो आबाद यानी जो ज़रख़ीज़ ज़मीनें होती है फिर वो सहरा में तब्दील हो जाती है. और इसके अलावा जो वाटर साइकिल है ये भी चेंज हो जाती है. ये सारा डिजर्टिफिकेशन का बायस बनता है.
तो ये सारा कुछ किस वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा होता है। इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग द स्नो एंड आइस। तो अगर जो है बर्फ और जो बर्फबारी है उसका मेल्टिंग बढ़ जाए, स्नो एंड आइस आर मेल्टिंग एट अ फास्टर पेस ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। तो जो स्नो है यानी जो बर्फबारी है, जो बर्फ है वो जल्दी मेल्ट होता है अगर टेम्परेचर बढ़ जाए। तो मोर देन अ मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ द सी आइस हैज मिसप्लेस्ड इन रिसेंट फ्यू ईयर्स। तो ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ भी जल्दी पिघलना शुरू हो जाता है। सी लेवल राइज, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर causes ओशन waters to expand, थर्मल एक्सपेंशन। यानी अगर एवरेज टेम्परेचर जो है अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उससे क्या होता है, ओशन वाटर जो है ना एक्सपेंड हो जाता है, यानी थर्मल एक्सपेंशन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, ऑन वन हैंड, एंड एक्सेलरेट द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स ऑन अदर हैंड। तो दूसरी तरफ जो है जो बर्फ भी पिघलना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रेज सी लेवल, जो समंदर का जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी अगर बर्फ जो पहाड़ों पे जमी होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, फिर उस बर्फ से पानी बनता है और फिर वो पानी बह के समंदर में जाता है, जिससे समंदर की जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। Global warming also increases the frequency of strong cyclones. Increase in the temperature above the sea surface results in the increase of frequency of storms. तो ये तूफान जो आते हैं ये क्यों आते हैं? तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी इसके यानी आ जाते हैं बाज़-औक़ात। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं या जो तूफान होते हैं जो तगड़े किस्म के, ये क्यों आते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। ग्लोबल वार्मिंग आल्सो इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए समंदर की सतह के ऊपर, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स। तो अगर समंदर की जो है सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, उससे फिर तूफान आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि हवा हमेशा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ उस तरफ चलना शुरू कर देती है। यानी जहाँ पे हवा का दबाव कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे वैक्यूम की सूरत हाल बन जाती है, जिसकी वजह से हवाएं जो है ना उस इलाके की तरफ रुख करती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो अब उस ट्रेवलिंग ऑफ एयर या जो रश ऑफ एयर फ्रॉम कोल्ड एरियाज टू द वार्म एरियाज, दिस causes storms and cyclones. Well, this is the end of chapter number 14 of class 10. Next video we will discuss about chapter number 15. Thanks for watching.